Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम अपनी जो इन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपनी लैंड वगैरह के लैंड, सोयल और वाटर इन सब के यूजेस देखेंगे और वो जो है किस तरीके से जो हमारी लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस है और कैसे हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी लैंड के बारे में। देखिए, लैंड हमारा जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का लगभग जो 30% जो पार्ट है वो हमारी अर्थ का, अगर हम जो है अर्थ को इस तरीके से डिवाइड कर दें तो 70% जो हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर कहलाता है। और इसके साथ साथ जो बाकी बचा हुआ 30% जो पार्ट है वो हमारा क्या है, लैंड है। तो देखिए, हमारी अर्थ का जो है लगभग 30% जो हिस्सा है वो क्या है, हमारा लैंड है। तो देखिए, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो मतलब जो ह्यूमन है, वो देखिए इस पूरे 30% लैंड पर नहीं रहते हैं। मतलब क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एरिया ऐसा भी है, जैसे कि काफ़ी जगह पर क्या है, माउंटेन्स है जो ऑलवेज बर्फ़ से जो है या आइस से जो है कवर्ड रहते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी जगह जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पिछले लेसन्स में भी बताया था कि कैसे जहाँ कहीं कहीं पर क्या डेजर्ट भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर जो है काफ़ी घने फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। तो देखिए, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। यानी यहाँ ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं, प्लेन्स एरिया के अंदर रहते हैं। और जो कम लोग हैं वो माउंटेन्स के अंदर पाया मिलेंगे आपको, डेजर्ट के अंदर भी बहुत कम मिलेंगे और ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत कम मिलेंगे। तो देखिए, ड्यू टू क्लाइमेट और लैंड करेक्टरिस्टिक्स, लैंड की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से और क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट जैसे हमारा इक्वेटोरियल रीजन है और जो हमारा बर्फ़ वाला ये पोलर वाला रीजन है, देखिए जो बर्फ़ से कवर्ड है, तो यहाँ पर भी लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फ्रीज्ड क्लाइमेट है, यानी यहाँ पर बिल्कुल कोल्ड कोल्ड टाइप का क्लाइमेट है। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोग कम मिलेंगे। तो देखिए, ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारी लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है और इसके साथ साथ हमारा क्लाइमेट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में और कितने लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए, रग्ड टोपोग्राफी जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज, और इसके साथ साथ वाटर लॉगिंग, यानी जहाँ पर वाटर जो है हमेशा एक तरीके से वाटर लॉगिंग कंडीशन, जैसे दलदल टाइप का कुछ दलदल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ देखिए, जो डेजर्ट वाला एरिया है, थिक फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर लोग क्या होंगे, यहाँ पर लोग बहुत कम मिलेंगे। स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कम आबादी आपको मिलेगी। लेकिन जो प्लेन्स वाले एरिया हैं जहाँ पर आपकी रिवर वैलीज हैं, तो देखिए वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की इसी एरिया में मिलती है। तो देखिए, जो 90% जो पॉपुलेशन है, जो 90% मतलब 100 में से अगर आप 90 जो लोग हैं उनको मानकर चले, तो वो लगभग जो है सिर्फ 30% एरिया पर रहते हैं जो लैंड का। अगर ये हमारी लैंड है, देखिए ये हमारी लैंड मैंने 30% बताया, अगर इसको भी हम जो है इस तरीके से मतलब डिवाइड कर दें, तो लगभग इतना, ओनली 30%, ये नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्से में जो है 90% लोग रहते हैं। और बाकी का बचा जो ये 70% है, इसमें सिर्फ 10% जो है वो लोग रहते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो है इतना एरिया जो है लोगों के रहने के लिए इतना लायक नहीं है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही मिलते हैं। लेकिन ये 30% जो एरिया है, ये प्लेन्स वाला, रिवर्स वैली वाला एरिया है, जहाँ पर हमारे लगभग पॉपुलेशन के 90% जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं यूज़ ऑफ लैंड, कि हमारी लैंड का यूज़ क्या है। तो देखिए, लैंड हमारे कई तरह के यूजेस में आती है। जैसे कि हमने बात की, तो हमारी जो लैंड होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल सॉइल मिलती है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट उगाए जाते हैं, माइनिंग वगैरह होती है, हाउसेज भी हम अपनी लैंड के ऊपर बनाते हैं। इसके साथ साथ रोड्स होते हैं और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है वो भी हम अपनी लैंड के ऊपर ही सेटअप करते हैं। तो देखिए, हमारी लैंड जो है उसका काफ़ी मतलब जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है, जो सोइल का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो इसके अंदर क्या आते हैं कि काफ़ी सारे फिजिकल फैक्टर होते हैं। टोपोग्राफी मतलब उसकी स्थलाकृति कैसी है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है या फिर नीचे है या फिर डिप्रेशन बना हुआ है। इसी तरीके से उसके ऊपर जो है सोइल कैसी पाई जाती है, क्लाइमेट, मिनरल और इसके साथ साथ वाटर। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करती है। यानी जहाँ पर जो ये चीज़ें फेवरेबल होंगी, वहाँ पर लोग जो है उस लैंड का ज़्यादा जो है यूज़ करेंगे, और इसके साथ जहाँ पर ये चीज़ें जो
फेवरेबल नहीं होगी, जहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, जैसे माउंटेन है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, लोग नहीं रहेंगे वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर जो है ये बिल्कुल प्लेन एरिया आपको दिख रहा है, वहाँ पर लोग जो है उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर रोड्स भी अच्छे बनेंगे, वहाँ पर जो है रहने के लिए घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, और इसके साथ साथ वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लैंड होती है उसको भी हम कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट लैंड क्या होती है, जिसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का राइट होता है। देखिए जैसे आपने अपना घर बनाया है, तो आपने किसकी लैंड पर अपना घर बनाया है, आपकी खुद की लैंड है, उस पर आपने अपना घर बनाया है। तो देखिए, तो वो क्या कहलाती है, वो आपसे बिलोंग करती है, यानी उस घर को जो है या उस घर से आपको नहीं हटा सकता कोई। तो वो क्या कहलाता है, आपकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ एक होती है हमारी कम्युनिटी लैंड। देखिए कम्युनिटी लैंड होती है जो सबके लिए यूज़ होती है। जैसे मान लिया जो है आप किसी एरिया के अंदर रहते हो, वहाँ पर जो है एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, तो आप उन फॉरेस्ट का यूज़ करते हो, तो वो फॉरेस्ट सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। अब अगर आप उन फॉरेस्ट का बिल्कुल मिलकर सब पूरा कम्युनिटी जो है उसका यूज़ करती है, तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है एक तरीके से। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है, और इसके साथ-साथ अगर लैंडस्लाइड की बात करें, सॉइल इरोज़न, डेज़र्टिफ़िकेशन, यानी हम वृक्षों को काट देते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारी लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा करने वाले हैं। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि हम हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगी, जो फर्टाइल सॉइल है वो भी उसके ऊपर से उसकी विदरिंग हो जाएगी, उसका इरोज़न हो जाएगा, तो हम लैंड का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएँगे, और हमारी लैंड जो है, जितनी भी रहने लायक बची है, वो भी हम जो है अपने हाथों से खो देंगे। तो इसलिए हमें जो है अपनी लैंड का जो है क्या करना चाहिए, उसको कंज़र्व करना चाहिए। तो देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा हमारी लैंड को नुकसान कर रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे नुकसान करती है। देखिए, जब आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, तो उसमें अंदर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो जब वो हमारी लैंड के अंदर जो सॉइल के ऊपर जो सॉइल पाई जाती है, उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो सॉइल को क्या बनाते हैं, उस सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, कि आप वहाँ पर जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर पाएँगे, और एक टाइम के बाद उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लैंड को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए हमें जो है अपनी लैंड को जो है सेव करने के लिए, उसको कंज़र्व रखने के लिए कुछ अच्छे जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, उनका यूज़ करना चाहिए। इसके साथ-साथ कुछ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हैं, आप निर्माण कार्य करते हो, जैसे कि रोड्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ आस-पास जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम रेत, बजरी में मिट्टी, कक्कड़ वगैरह ये सब चीज़ें डाल देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारी लैंड का जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर लैंड के अंदर वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो वहाँ की सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो इस तरीके से हम लैंड का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको जो है कैसे अपनी लैंड को कंज़र्व कर सकते हैं। अगर हम एफ़ोरेस्टेशन करें, एफ़ोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है वहाँ की मिट्टी जो है वहीं पर बंधी रहेगी, और वो जो है कहीं पर इरोड होकर नहीं जाएगी, और इस तरीके से उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी। इसके साथ-साथ लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, ज़्यादा मात्रा में ना किया जाए। चेक एंड ओवर ग्रेज़िंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्रेज़िंग ना हो, मतलब पशुओं के लिए हम बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार पशुओं को छोड़ देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रास वगैरह उगी होती है उसको पूरा को पूरा उखाड़ देते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाती है, मिट्टी फिर वहाँ से उखड़ के कहीं और दूसरी जगह पर चली जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर भूमि का क्षरण हो जाता है, मतलब इरोजन हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें क्या करना है, रोकना है। तो उसका नियमित यूज़ करना है, उसके ऊपर चेक करना है, चेकिंग रखनी है हमें। उसके बाद हम बात करते हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में। अब लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? देखिए, जो हमारी लैंड होती है, जब उसका किसी भी मास मूवमेंट की वजह से वो क्या करती है कि मतलब उसके अंदर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, या वो गिर जाती है, या वो नीचे धँस जाती है, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो देखिए, जो रॉक होती है, जो हमारी अर्थ के ऊपर रॉक पाई जाती है, उनके अंदर मूवमेंट हो जाती है, और वो क्या करती है कि मतलब अर्थ डाउन स्लोप एक तरीके से, मतलब एक नीचे की तरफ धँस जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो देखिए हमारी लैंड जो है एक तरीके से दूसरी जगह खिसक कर दूसरी जगह चली जाती है, नीचे की तरफ धँस जाती है, तो इस तरीके से लैंड का खिसकना ही क्या कहलाता है? वो लैंडस्लाइड कहलाता है। ये किसकी वजह से हो सकता है? ये अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। फ्लड्स की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक क्या हुआ, पानी भरा रह जाता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है उस मिट्टी के अंदर चला जाता है, लैंड के अंदर चला जाता है, और लैंड क्या करती है, वहाँ से
खिसक जाती है, टूट के अलग हो जाती है। इसी तरीके से जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से भी होता है। इसके साथ-साथ देखिए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उसकी वजह से भी मिट्टी जो है वो खिसक जाती है अपनी जगह से, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए ये माउंटेन्स के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये क्या करती है, ये जो है ऊपर से खिसक कर ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। ये हमारा ये क्या कहलाता है लैंडस्लाइड कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से जो है पूरा का पूरा ऊपर वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन था लैंड का या भूमि का जो भी अर्थ का मिट्टी का वो सारा का सारा क्या हुआ जो खिसक कर नीचे आ जाता है, तो इसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये आपको पिक्चर की सहायता से क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखिए कि लैंडस्लाइड जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं या इसके साथ साथ जो रोड बिल्ड किए गए हैं तो उन सबको नुकसान हो सकता है। तो इसके मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है, मतलब आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी जगह पर बिल्डिंग सेटलमेंट अवॉइड करनी चाहिए, मतलब लोगों को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और लैंड के जो है खिसकने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें जो है अपना हाउसिंग वगैरह बनाने के लिए उसको लिमिटेड कर देना चाहिए, मतलब वहाँ पर हमें अपने हाउस नहीं बनानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, मतलब हमें क्या करना है रिटेंशन वॉल बना देनी है। देखिए जैसे कि ये हमारा वहाँ माउंटेन एरिया है, हमें पता है कि यहाँ से जो है लैंडस्लाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक रिटेंशन वॉल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक रिटेंशन वॉल क्रिएट करने से क्या होगा कि अगर लैंडस्लाइड होगा तो वो इधर ही रहेगा, इस वॉल से इधर नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर रोड बना है या आपके हाउसेज बने हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से रिटेंशन वॉल का जो है क्रिएशन की जा सकती है। इसके साथ-साथ जो है वहाँ पर वेजिटेशन कवर जो है वेजिटेशन मतलब पेड़-पौधे जो है इस एरिया में उगाए जा सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अगर पेड़-पौधे होंगे तो वो मिट्टी को बाँध करके रखते हैं। मिट्टी को जब बाँध करके रखेंगे उसकी जो जड़ें हैं, जब मिट्टी को बाँध करके रखती हैं तो उससे क्या होगा कि लैंडस्लाइड नहीं हो पाता, यानी मिट्टी का इरोज़न नहीं होगा। तो इसके साथ-साथ देखिए ड्रेनेज कंट्रोल करना है, अगर मतलब रेनफॉल हो जाता है, तो अगर वहाँ पर जो है पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती, पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ की जो लैंड होती है उसको खोखली कर देगा और वो जो है आसानी से खिसक सकती है। इसलिए जो है हमें क्या करना है कि एक ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना है ताकि जो रेन का वाटर है, वो आसानी से उसी टाइम पर जो है उसको खड़ा होने के लिए जगह ना मिले, वो उसी टाइम पर जो है ड्रेनेज की सहायता से, किसी नाले की सहायता से जो है किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस ना हो। तो ये हमारे जो है लैंडस्लाइड को रोकने के या उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं उसको रोकने की कुछ मिटिगेशन जो मैकेनिज़्म है वो है। तो अब हम बात करते हैं देखिए सोइल क्या होती है। अभी हमने लैंड के बारे में बात की तो हम बात करते हैं सोइल। तो देखिए हमारी लैंड के ऊपर वाली जो पतली सी परत थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंसेस जिसके अंदर कुछ दानेदार कण में आपको मिलते हैं रेत की, मिट्टी के जो भी दानेदार कण मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम सोइल बोलते हैं। तो देखिए ये जो है पूरा क्लोज़ली जो है वो लैंड से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं और जो है काफ़ी सारी रॉक्स भी मिलते हैं। देखिए काफ़ी सारी जो चट्टानें होती हैं ना उनके अंदर जो विदरिंग होती है ना, विदरिंग मतलब मैंने ये आपको जो है पहले जो हमने लेसन किए हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे से जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उन लेसन्स को काफ़ी अच्छे से देखिए तभी आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से कवर होंगी। तो देखिए विदरिंग जो है, विदरिंग क्या होता है कि जब हमारी विंड के द्वारा या आइस के द्वारा, रिवर के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी चट्टान को जो है टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। टुकड़ों में जो तोड़ दिया जाता है उसको विदरिंग बोलते हैं। तो इसी तरीके से देखिए जो सोयल होती है ना हमारी इसी विदरिंग प्रोसेस से बनती है। जब हमारी रॉक्स क्या होती हैं वो जो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जाती हैं, जो महीन-महीन टुकड़े होते हैं उनके अंदर जब तोड़ दिया जाएगा तो वो एक तरीके से क्या बनाती है सोइल का निर्माण करती है। तो देखिए विदरिंग के बारे में मैंने बताया था ये देखिए थोड़ा और देख लीजिए कि ब्रेकिंग अप और डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, यानी जो रॉक होती है उसका टूटना किसकी वजह से, टेम्परेचर की चेंज की वजह से, फ्रोस्ट एक्शन जो बारिश वगैरह होती है उसकी वजह से, प्लांट्स, एनिमल्स या मैन के द्वारा उसको तोड़ दिया जाना। तो देखिए जो ऊपर वाली जो रॉक्स होती है जो ऊपर एक्सपोज होती हैं वो वाटर के द्वारा, पानी के मतलब वाटर के द्वारा, रेन के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जब उसको तोड़ दिया जाता है, सैलो का तोड़ना, उनको अक्षय करना, उनको उनका डिके करना, तो क्या कहलाता है विदरिंग कहलाता है। तो देखिए हमारी सोयल जो है उसको अफेक्ट करने वाले 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारी सोयल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए कैसे, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो मतलब जिस किस तरीके की रोक जो है उसकी विदरिंग हुई है और उसके बाद सोयल बनी है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि हमारी रोक जो है किस तरह की थी। अगर हमारी रोक जो है लावा टाइप की थी, जैसे कि हमारे डेक्कन वाले प्लेट्यू में मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू आपने देखा होगा कि जो मैंने इंडिया के साउथ साउथ में जो आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है, वो लावा से, जो लावा और मैग्मा होता है उससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक सोयल मिलती है।
वो ब्लैक सॉइल क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो लावा प्लेट्यूज के द्वारा जो हमारी चट्टानें बनी हैं, जो रॉक्स बनी हैं, उसकी जो विदरिंग हुई है, उसके द्वारा ब्लैक सॉइल बनी है। तो देखिए, ये किस पर डिपेंड करता है? ये पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी रॉक्स पर डिपेंड करता है कि कैसी रॉक से जो है विदरिंग हुई है और उससे जो है कैसी सॉइल बनी है। कुछ एक जो है कुछ एक आपने सुना होगा रेड सॉइल भी होती है। तो रेड सॉइल कौन सी होती है? जब हम ऐसी रॉक्स जो हैं जिनके अंदर आयरन का जो है कुछ कंटेंट पाया जाता है, जब उनकी विदरिंग हो जाती है तो इस तरीके से रेड सॉइल का निर्माण होता है। तो ऐसे ही जो है दूसरी तरीके की जो सॉइल है, वो आपको जो है अलग अलग तरीके की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से बनती है। अब देखिए, क्लाइमेट क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि क्लाइमेट क्लाइमेट के अंदर हमारा क्या आता है? जो भी रेनफॉल हुआ, जो टेम्परेचर है और आइस है, जो विंड है, तो ये इन पे डिपेंड करता है। ये सारा हमारा टेम्परेचर के अंदर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं? अफ़ेक्ट करती हैं। रेनफॉल हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ पर जो हमारी रॉक्स हैं वो जल्दी से क्या होंगी? उनकी विदरिंग होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी उसकी विदरिंग ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जो विंड होगी, विंड भी बार-बार जब टकराएगी हमारी रॉक्स के द्वारा तो उसको विदर्ड कर देगी। तो मतलब इस तरीके से जो वो क्या करती है, वो भी सॉइल का निर्माण करती है। तो उसके बाद देखिए टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे होती है? जैसे प्लेन एरिया है या माउंटेन वाला एरिया है या प्लेट्यू वाला एरिया है, तो उसके हिसाब से जो हमारी रॉक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर सॉइल का निर्माण होता है। आपने देखा होगा प्लेन एरिया के अंदर क्या कैसी सॉइल हमारी मिलती है। तो देखिए, प्लेन एरिया के अंदर जो हमारी रिवर्स जो हैं वो हमारे साथ जो अपने साथ जो भी जो भी सैंड मिट्टी या सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं उनको डिपॉजिट करके बनाती हैं। ऐसे ही जो लावा जो प्लेट्यूज होते हैं, जो हमारे प्लेट्यूज हैं, तो वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी जैसे-जैसे इरोज़न होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जैसी रॉक पाई जाती है वैसी ही वहाँ पर क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। ऐसे ही ऑर्गेनिज़्म, किस तरीके के ऑर्गेनिज़्म हैं? ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिज़्म जो है वो भी जो है मतलब रॉक्स को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि लाइकेन लाइकेन के बारे में बात करते हैं, जो एल्गी होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार जो है चट्टानें होती हैं, जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके और आपने देखा होगा कि ग्रीन-ग्रीन जो है एक परत जमी होती है या रेड कलर में जमी होती है, तो उनको ही हम लाइकन और या काई वगैरह काई जो लग जाती है वो बोलते हैं। वो भी क्या करती है? हमारी रोग को जो है विदर्ड करती है। वो भी हमारी रोग को जो है कमज़ोर करती हैं और उसको जो है तोड़ देती हैं। ऐसे ही टाइम टाइम के साथ साथ जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा तो हमारी रोग क्या हो जाती हैं? वो नरम पड़ जाती हैं। वो थोड़ी मतलब नरम पड़ जाती हैं और उसकी वजह से उनके अंदर जो है विदरिंग होने लगती है, वो टूटने लग जाती है। तो देखिए, फैक्टर्स अभी मैंने बताए वही है फैक्टर। मेजर फैक्टर इसके अंदर क्या है? मेजर फैक्टर हमारे पेरेंट रोग है। पेरेंट रोग किस तरह की रोग से वो बनी है? क्लाइमेट फैक्टर है जो हमारे रेनफॉल वगैरह और विंड्स वगैरह जो भी है वो हमारा क्लाइमेट के अंदर आता है। इसके साथ साथ टोपोग्राफी की मैंने बात की और ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में बात की और टाइम के बारे में बात की। तो ये हमारे जो है सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर है। इसके साथ साथ देखिए डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और नेचुरल जो फैक्टर है उनकी वजह से भी होता है। देखिए, डिफोरेस्टेशन अगर ह्यूमन क्या करेगा? जो इनको काट देगा। देखिए, नेचुरल नेचुरल फैक्टर के अंदर क्या आते हैं? हमारे नेचुरल फैक्टर के अंदर तो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड्स आता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल फैक्टर। फ्लड हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ ड्रोट हो गया, सूखा हो गया, इसके ये हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल फैक्टर। इनकी वजह से भी हमारी सॉइल की फॉर्मेशन क्या होती है? सॉइल जो है सॉइल पर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाता है? डिफोरेस्टेशन, वनों को काट दिया जाता है, ओवर ग्रेजिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा जो है ओवर ग्रेजिंग मतलब पशुओं को बहुत ज़्यादा चराई की जाती है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, रेन वॉश हो जाता है और लैंडस्लाइड आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि ये सारे के सारे क्या हैं? ह्यूमन फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर, जो कि हमारी सॉइल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, जो उसको डिग्रेड करते हैं। तो देखिए, ये जो है सोइल जो हमारी, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए ये पेरेंट रोक है। ये नीचे वाली जो रोक है, जब इसके अंदर विदरिंग होगी तो ये देखिए छोटे छोटे ये जो है जब विदरिंग होगी तो इस तरीके से थोड़े और महीन कणों में जो है ये टूट जाएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको रोक दिखाई दे रही है छोटे छोटे कणों में। उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर थोड़े और बारीक कण आपको मिलेंगे, सब सोइल बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले मिलती है और ये जो है विदर्ड रॉक मटेरियल होता है। और उसके बाद देखिए ये टॉप टॉप पर जो है बिल्कुल ही बारीक कण आपको टॉप पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो है ह्यूमस और वेजिटेशन जिसके अंदर ग्रो होती है। तो ह्यूमस कंटेंट जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तो वो होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो है प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्कुल थिन जो है
कण होते हैं मिट्टी के वो मिलते हैं। तो देखिए एक जो सेंटीमीटर होती है ना, 1 सेंटीमीटर जो सॉइल होती है, देखिए 1 सेंटीमीटर कितना होगा? इतने करीब होगा। 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर जो हमारी सॉइल है ना, उसको बनने में 100 ईयर्स लग जाते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा सोइल का फॉर्मेशन और उसको सेव करना। तो इसलिए हमें सोइल जो हमारी सोइल है उसको इरोड होने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोइल वहाँ से चली जाती है, वहाँ से इरोड हो जाती है, तो उसको बनने में करीब जो है 100 ईयर्स लगेंगे। तो इसलिए हमें अपनी सोइल की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए, उसको कंजर्व करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो देखिए ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए पेरेंट जो रोग है इसके अंदर बताया कि कैसा उसका कलर है, कैसा टेक्सचर है, कैसी केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, क्या-क्या कंटेंट है, परमिएबिलिटी, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं, जो कि एक पेरेंट रोग के अंदर होती है। तो मैंने बात की कि क्या रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो इस तरीके से वो किस तरीके की रोग से बनी है। इसके साथ-साथ देखिए हमारे क्लाइमेट के अंदर क्या आता है, टेम्परेचर आता है, रेनफॉल, ये मैंने आपको बताया, विदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन की कैसे-कैसे ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। ह्यूमस क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो है गले सड़े जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा वो जब गल सड़ के तो क्या करते हैं कि जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं छोटे-छोटे जो ये ऑर्गेनिज़्म जो हमारे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं उसको जो है जैसे केंचुआ वगैरह आप देख सकते हैं, तो वो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म क्या करते हैं कि उसको जो मटेरियल होता है, जो हमारा गला सड़ा या सूखी पत्तियाँ होती हैं पेड़-पौधे की, या जो हमारा मतलब जो एनिमल्स वगैरह की जो मृत शरीर होते हैं गल सड़कर वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे गल सड़कर और उनके द्वारा ऑर्गेनिज्म के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और उस तरीके से वो एक तरीके का ह्यूमस ह्यूमस बना देते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक बोल सकते हैं आप खाद, एक तरीके से खाद के काम करता है, तो इसको हम खाद बोलते हैं, ठीक है? तो उसके साथ देखिए रिलीफ, रिलीफ के अंदर हमारा एल्टीट्यूड आएगा, स्लोप आएगा, ठीक है? डिटरमाइनेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, तो देखिए ज़्यादा जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेटेड नहीं होती, वहाँ पर सोइल जो है बिल्कुल कम मिलेगी आपको। लेकिन जो प्लेन्स एरिया होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थिक सोइल आपको मिलेगी, काफ़ी मोटी पर जो वहाँ पर आपको मिल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको माउंटेन्स के ऊपर नहीं मिलेगी। तो वो भी सोया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके के प्लांट्स जो पाए जाते हैं, किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। तो ये सारे के सारे किसको अफेक्ट करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन को, ह्यूमस बनना। तो यही मैंने बताया कि खाद खाद का बनना वो कैसे किन पे इफेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसके साथ साथ टाइम, टाइम भी डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो उसके साथ साथ क्या होती है कि सॉइल की जो है लेयर्स उसके ऊपर जमती चली जाती है, और सॉइल की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो बढ़ती चली जाती है अगर उसका इरोजन ना हो तो। तो हम बात करते हैं कि सोइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं, कैसे आप जो है सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, देखिए जहाँ पर बेयर ग्राउंड होती है ना, जहाँ पर बेयर ग्राउंड होती है प्लांट्स के आसपास, मान लिया यहाँ पर प्लांट है कोई, यहाँ पर पेड़ पौधा है, इसके पास में यहाँ पर जो है लैंड है। देखिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा वाटर नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर सोइल को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके चारों तरफ थोड़ा-सा आप क्या करते हैं, जो सूखे तिनके होते हैं, घास वगैरह के तिनके होते हैं, स्ट्रॉ, तो उनको क्या करते हैं इसके चारों तरफ डाल देते हैं, ताकि जो है इसकी सॉइल का मॉइस्चर जो है वो ना जाए कहीं पर। यहाँ इसके आस-पास जो है वो क्या बना रहे, मॉइस्चर बना रहे। तो यहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट की जो है अच्छे से ग्रोथ होगी। उस मॉइस्चर को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रिटेन कर सकते हैं। यानी जब आप उससे क्या होगा कि सन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सन का अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा ना, तो यहाँ जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी वाटर है सॉइल के अंदर, वो सारा का सारा सोख लेता है, और एक ड्रोट जैसी, सूखे जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको ढक देते हैं, आप उसको किसी भूसे से या स्ट्रॉ से उसको ढक देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर बना रहेगा, और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। इसको मैं फिगर की सहायता से भी आपको दिखाऊंगी। आप देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये प्लांट है, इसके चारों तरफ ये जो आपको रोक ये दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से इसके पास का जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखने के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पर स्ट्रॉ डाल दिए गए हैं। स्ट्रॉ मतलब एक तरीके से भूसा डाल दिया गया है कि इसके आसपास का मॉइस्चर बना रहे, और इस प्लांट की जो है ग्रोथ के लिए वो मॉइस्चर काम आ सके, और उसका जो है मतलब वहाँ से वो मॉइस्चर जो है इवेपोरेट होकर हवा में ना जा सके, क्योंकि वहाँ पर फिर एक तरीके से ड्रोट लाइक सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। उसके बाद देखिए बात करते हैं काउंटर बैरियर्स की। काउंटर बैरियर, अब ये क्या होते हैं, देखिए स्टोन्स,
ग्रास, सोयल, ये यूज़ किए जाते हैं एक तरीके से बैरियर बनाने के लिए। किसका? कि हम जो है वाटर को कलेक्ट कर सकें, यानी वाटर जो है हमारा वहीं पर कलेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो है ज़्यादा ये टेक्निक ऐसी जगह पर अपनाई जाती है जहाँ पर वाटर नहीं है, और वहाँ पर अगर वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो वो अपने साथ जो है सोयल को नहीं ले जा पाएगा। देखिए, अगर जो है वाटर जो है अगर बहता रहे तो वो मतलब अगर फ्लो करता रहे तो वो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन अगर वाटर जो है वो बहेगा नहीं, वो फ्लो नहीं करेगा, वो एक जगह जाकर कलेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सोयल कहीं और जा नहीं पाएगी, सोयल क्या हो जाएगी, वहीं पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो देखिए ये एक अच्छा मेथड है, आप देख सकते हैं इसको भी फिगर की सहायता से। देखिए, ये देखिए काउंटर बैरियर, ये देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, काउंटर बैरियर बना दिया। इसको हम रॉक्स की सहायता से बना सकते हैं, मिट्टी की सहायता से बना सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर वाटर फॉलो करेगा तो देखिए वाटर यहीं पर जो है यहीं पर फंस जाएगा, इसके अंदर ही यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा वाटर भी। और जब वाटर कहीं नहीं जा पाएगा जाएगा तो उसके साथ जो फॉलो करने वाली जो सोयल है वो भी यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगी, इन्हीं डिप्रेशन के अंदर जो हमने ये काउंटर बैरियर बनाए हैं इनके अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो सोयल जो है आगे की तरफ कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रॉक डैम। देखिए रॉक डैम के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, रॉक्स को पाइलअप कर देते हैं, मतलब रॉक्स का ढेर लगा देते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर की मूवमेंट रुक जाती है, फ्लो ऑफ वाटर रुक जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सोयल का लॉस जो है वो भी रुक जाता है। देखिए इसको भी आप फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए अगर जो है ये वाटर जो है इसको अगर यहाँ पर ये जो हमारी रॉक्स हैं अगर इनको यहाँ पर लगाकर इनका बैरियर ना बनाया जाए तो ये क्या होगा, ये देखिए सोयल जो है कहाँ कितनी ज़्यादा जो है वाटर के साथ फॉलो करके यहाँ तक आ चुकी है। अगर इसको जो है ये डैम ये क्रिएट ना किया जाए, रॉक्स का डैम ना बनाया जाए, तो ये जो है सोयल आगे की तरफ जो है फॉलो करके आगे की तरफ चली जाएगी और यहाँ की फर्टिलिटी बिल्कुल लूज हो जाएगी, यहाँ पर सोयल नहीं बचेगी। तो इसलिए जो इस तरीके के रॉक डैम भी बना दिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। तो देखिए जो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा कि माउंटेन्स के ऊपर होती है जहाँ पर स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ वगैरह बनाकर इस तरीके से जो है हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसके क्या होता है कि जो वाटर का क्या होता है कि जो वाटर का बहना कम हो जाता है। देखिए उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एक तो अगर आप वाटर को ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, वाटर बिल्कुल तेज़ी से नीचे की तरफ चला जाता है और उसके साथ साथ क्या चली जाएगी, सोयल भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर का फ्लो कम हो जाता है, और वाटर का जब फ्लो कम होगा तो वहाँ पर सोयल भी जो है वो भी जो है उसके साथ फॉलो नहीं करेगी, और सोयल जो हमारी नीचे की तरफ फिर सेट डाउन हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम ये जो है स्टेयर्स बना देते हैं, सीढ़ियाँ बना देते हैं। और जब यहाँ से वाटर फॉलो करता है तो ये जो है बिल्कुल इसकी स्पीड को स्लो कर देता है। इसकी जो स्पीड है वाटर की फ्लो करने की वो स्पीड कम हो जाती है और उसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल ऐसे सरफेस होता, बिल्कुल ऐसे स्लोप होता, तो यहाँ पर जो है सोयल और वाटर बिल्कुल आसानी से मूव करके नीचे की तरफ जा सकते थे, और यहाँ पर जो है मतलब जो भी एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। तो अब आगे हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, देखिए इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती है ना उनकी अल्टरनेट लेयर लगा दी जाती है। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने कोई अलग से क्रॉप उगाई, उसके बाद दूसरी जो लेयर है उसके अंदर हमने दूसरी क्रॉप्स उगा दी, इसके साथ साथ दूसरी यहाँ पर हमने दूसरी क्रॉप उगा दी। इस तरीके से मतलब हम क्या करते हैं कि सोयल को कंजर्व करने के लिए और वाटर का बहाव रोकने के लिए हम इस तरीके की इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। तो आप इसको भी एक फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए लेंस बनाई है, इंटरक्रॉपिंग है। यहाँ पर हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर लगा दी, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने लगाई है, उसके बाद यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो हमने लेंस बनाकर जो है इंटरक्रॉपिंग की है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा, वाटर जो है ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से हमारा सॉइल का इरोजन जो है वो भी रुक जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं काउंटर प्लॉगिंग। अब काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है, देखिए ये भी हिल सरफेस पर की जाती है। देखिए एक टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लॉगिंग में फ़र्क है। देखिए टेरेस फार्मिंग में तो हम डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से सीढ़ियाँ वगैरह बनाते हैं और वो हो जाती है। लेकिन काउंटर प्लॉगिंग में क्या होता है कि जैसा हिल का स्लोप होता है ना, अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा इस तरीके से स्लोप होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो काउंटर प्लॉगिंग में क्या करते हैं, इसी तरीके से जो है बैरियर क्रिएट किए जाते हैं, इसी तरीके के नेचुरल बैरियर। यानी जैसा उसका स्लोप है, अगर हिल का स्लोप ये आया है, यहाँ पर ये आ गया है, तो इसी तरीके से मोड़ दिया।
यहाँ पर ये स्लोप बना है, ये से मोड़ दिया, यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर ऐसे बना है। तो इस तरीके से मतलब जैसा हिल का स्लोप है उसके अकॉर्डिंग बैरियर को मोड़ देना, एक नेचुरल बैरियर बना देना, उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर प्लॉगिंग बोलते हैं। देखिए अगर हमने सीढ़ी नुमा की जब हमने बात की थी तो हमने बिल्कुल ऐसे सीढ़ियाँ बना दी थी। तो ये देखिए टेरेस फार्मिंग है ये, बिल्कुल इसके अंदर हमने जो है इसके स्लोप को ध्यान नहीं रखा कि किस तरीके का स्लोप है, हमने स्लोप को ध्यान नहीं रखा। लेकिन काउंटर प्लॉगिंग में हम क्या करते हैं, वाटर का जो लेवल है उसको स्लो डाउन करने के लिए, देखिए अगर हम इस तरीके का अगर हम ऐसे डेवलप कर देते हैं तो देखिए वाटर नीचे की तरफ फॉलो करेगा, तो वो ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा, ऐसे ऐसे वहीं पर मूव करता रहेगा, उसको नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जिस तरीके का स्लोप है, ये देखिए इस तरीके का बैरियर जो है यहाँ पर बना दिए जाते हैं। ये कोई सीढ़ियाँ नहीं बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये बैरियर बनाए हुए हैं। ये थोड़ा सा जो है भूमि को थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया गया है। थोड़ा सा ऊंचा उठाने से क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है अंदर की तरफ यहाँ पर पानी और सोयल जो है वहीं पर डिपॉजिट रह जाएंगे, ये ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे। यहीं पर जो है उनका डिपोजिशन होगा, तो क्या होगा कि जो सोयल है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगी और वाटर भी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, और यहाँ पर जो है आप अच्छे से सोयल को कंजर्व कर सकते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्टर बेल्ट्स के बारे में। देखिए सेल्टर बेल्ट्स जो है मोस्टली कहाँ पर होती हैं, कोस्टल और ड्राई रीजन के अंदर होती हैं। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि प्लांटेशन कर दी जाती है ट्रीज़ की, जैसे रो बना दी जाती है। जैसे हमने क्या किया कि ऐसे हमने ट्री लगाया, उसके साथ साथ फिर हमने ऐसे इस तरीके से हमने रो बना दी है ट्रीज़ की। तो इस तरीके से रोज बना देने से क्या होगा कि वो वहाँ की मिट्टी को जड़ से पकड़ लेते हैं। देखिए उसकी जड़ों में क्या कर देते हैं, वो वहाँ पर मिट्टी को कैच कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन रुक जाता है। अगर इस तरफ डेजर्ट वाला एरिया है, अगर यहाँ पर मान लिया हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, तो ये डेजर्ट जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने ये जो काउंटर बैरियर है यहाँ पर बना दिया, मतलब यहाँ पर आपने सेल्टर बेल्ट बना दी, तो ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट्स है इसको क्या करेंगे, ये जो सेल्टर बेल्ट हमने बनाई है इस डेजर्ट को आगे नहीं बढ़ने देगी, और ये डेजर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम ये सेल्टर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये जो है डेजर्ट आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और पूरी लैंड को जो है एक डेजर्ट के अंदर कवर कर देगा। तो इस तरीके से मतलब उसके अंदर एक तरीके से उसको पूरा डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो विंड्स की मूवमेंट है उसको इसके अंदर रोका जा सकता है, वाटर की मूवमेंट को रोका जा सकता है, जो विंड अपने साथ ये पार्टिकल्स लेके आती है डेजर्ट के उनको भी रोका जा सकता है। इस तरीके से हम सोयल को यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक आप जो है प्लांट्स की ये सेल्टर बेल्ट आप देख रहे हैं, इस तरफ माउंटेन एरिया है, इस तरफ जो है हमारी जो है अच्छे से जो है एग्रीकल्चर हो रही है। इसके तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट भी हो सकता है, कोई और टाइप का जो है मतलब लैंड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से ये सेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मतलब इनको जो आने वाली जो भी वाटर का फ्लो होने वाला है या कोई भी चीज़ है तो उसको हम ये जो है बेल्ट जो है सेल्टर बेल्ट जो है उसको रोक देती है, और उससे क्या होगा, सोइल का इरोजन नहीं होगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने बात की लैंड के बारे में और सोइल के बारे में, अभी हम बात करते हैं वाटर के बारे में। हमारा लैंड जो रिसोर्स है वो अब यहाँ पर जो है वो टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में। देखिए वाटर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी अर्थ का जो लगभग लगभग अगर 4 पार्ट की बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स जो है वो वाटर से ही कवर्ड है। तो देखिए इसमें सिर्फ जो देखिए ये 3/4 जो है वो वाटर से कवर है। अब देखिए इसमें फ्रेश वाटर है ना वो बिल्कुल 2.7 है, ये मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ, पहले जो पिछले लेक्चर्स हमने किए हैं। सिर्फ पूरी अर्थ के ऊपर जो सिर्फ 2.7% जो वाटर है ना वो पीने लायक है, बाकी सारा का सारा वाटर हमारा ओशियन के अंदर है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, जिसको आप पी नहीं सकते। देखिए इस 2.7% में से भी जो 70% है वो हमारा आइस सीट्स के ऊपर है, ग्लेशियर्स के अंदर, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन है वहाँ पर। तो देखिए अंटार्कटिका रीजन के अंदर बर्फ लाने के लिए या वहाँ से आइस शीट्स लेके आने वहाँ पर आप नहीं लेके आ सकते उसको, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जो आइस के रूप में है। तो जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि 2.7% जो वाटर है ना वो भी आपके यूज़ करने के लायक नहीं है। तो आपके पास कितना बचता है, ओनली 1%, नियर ओनली 1% जो वाटर है ना 100 में से, ये समझ लिए अगर आपके पास पूरा 100 लीटर वाटर है तो उसमें से सिर्फ 1 लीटर वाटर जो है आप यूज़ कर सकते हो, बाकी 99 जो है लीटर वाटर वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए
हम बात करते हैं कि सिर्फ 1% जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए सुटेबल है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये हमारा ग्राउंड वाटर के अंदर पाया जाता है। जो मतलब हमारा ग्राउंड के अंदर वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, और इसके साथ-साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर पाए जाते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाता है? 1%। तो इसलिए हमें पता लगा आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है वाटर की कमी है और हमें कैसे अपने वाटर को कंज़र्व करना चाहिए ताकि हमें वाटर स्कार्सिटी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए ह्यूमन जो है वो वाटर का यूज़ किसके लिए करता है? एग्रीकल्चर के लिए करता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए करता है, इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करता है। इसके साथ-साथ जो है मतलब जो डैम बनाए जाते हैं, वाटर का रिज़र्वोयर के द्वारा जो डैम बनाए जाते हैं, उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, कि वाटर जो है हमारे पास वो जो अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी वाटर की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी है। तो देखिए हम बात करें मोस्ट ऑफ अफ्रीका, जितना भी मतलब जो मोस्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो हमारा सहारा डेजर्ट मिलता है, जो लगभग 11 कंट्री के अंदर फैला हुआ है, तो वो मोस्टली वो अफ्रीका। इसके साथ साथ वेस्ट एशिया में मैंने बताया इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट मिलते हैं। जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, तो इस तरीके से कतर, ये सारे के सारे हमारे वेस्ट एशिया के अंदर आते हैं। साउथ एशिया और पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए मतलब ये जहाँ-जहाँ पर डेज़र्ट है ना, यूएसए का वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी डेज़र्ट एरिया है, मेक्सिको का नॉर्थ वेस्ट एरिया, इसके साथ-साथ जो है साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स हैं और एंटायर ऑस्ट्रेलिया। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर की स्कार्सिटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर वाटर शॉर्टेज जो है वो पाई जाती है। तो अब देखिए कितनी ज़्यादा जो है हमें वाटर की स्कैरसिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए जब हम ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं और इसके साथ-साथ जब पॉल्यूट को कर देते हैं वाटर को, तो ये हमारे यूज़ करने के लिए फिट नहीं होता, मतलब हमारे यूज़ करने लायक नहीं बचता। तो देखिए डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली और पूरा जो हम ट्रीटेड वेस्टेज जो डाल देते हैं, एग्रीकल्चर के जो केमिकल हैं, इसके साथ-साथ इंडस्ट्री से निकले हुए जो केमिकल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उनके द्वारा जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं, वो वाटर के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ जो एग्रीकल्चर से उत्पन्न होने वाले जो केमिकल्स हैं, वो भी उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो उससे जो है हमारा क्या हो जाता है, उससे हमारा वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है, हमारी रिवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे कि गंगा रिवर के वाटर को जो है साफ़ करने के लिए क कितने सारे जो कैंपेन वो चलाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस चीज़ को रोक दिया जाता, अगर पहले से ही ये जो अनट्रीटेड वाटर जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं, अनट्रीटेड जो भी गंदे पदार्थ हम उसके अंदर डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, तो अगर वो ना डाले जाते तो शायद ये इतनी ज़्यादा जो है ज़रूरत ना पड़ती वाटर को क्लीन करने के लिए। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ये हमारे वाटर को मतलब जो हमारा 1% भी वाटर बचा हुआ है, जो पीने के लायक है, जो हमारे यूज़ करने के लायक है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो फिर आप जो है बिना वाटर के कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? आप ही सोचिए, अगर ये 1% वाटर भी हमारे पीने लायक नहीं बचता है, हमारे यूज़ करने लायक नहीं बचता है, तो हम कैसे जो है लाइफ़ को सर्वाइव कर पाएँगे? तो देखिए उसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि जो फ़ॉरेस्ट होते हैं, जो वेजिटेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर हम फ़ॉरेस्ट लगाते हैं और वेजिटेशन कवर कर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा सरफ़ेस का जो रन ऑफ होना है, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से सरफ़ेस रन ऑफ मतलब उसके ऊपर जो हमारी धरती के ऊपर बहने वाला पानी है ना, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वो जो है धीरे-धीरे हमारी मतलब अर्थ के अंदर ही चला जाता है, अंडरग्राउंड। उसको अंडरग्राउंड जो वाटर है ना, उसको जो उसकी भरपाई कर देता है, अगर हम जो है फ़ॉरेस्ट वगैरह और वेजिटेशन लगाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे जो पेड़-पौधे हैं, वो किस तरीके से एक तरीके से हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट जो है उनको सेव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वाटर को जो वाटर है उसको जो है उसकी भरपाई करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग भी एक ऐसी मतलब एक ऐसी टेक्निक है। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो रेन वाटर है उसको क्या किया जाता है, मान लिया ये हमारा हाउस है, हाउस की हमने इस तरीके से छत बनाई है, तो इस छत पर जितना भी पानी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक पाइप की सहायता से जो है कहीं एक जो हमने मतलब एक तालाब या टैंक वगैरह बनाया है, उसके अंदर ये पानी पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाता है, और इस पानी को हम जो है एग्रीकल्चर के लिए या दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। ये वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर ज़्यादा वाटर नहीं मिलता है, यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी होती है, और जब भी रेनफॉल होता है तो वहाँ से जो है रेनफॉल से ये वाटर जो है रूफ के ऊपर गिरता है, घरों की छतों पर गिरता है, और वहाँ से जो है एक पाइप के द्वारा ये जो है इस टैंक से जोड़ दिया जाता है, और इस टैंक में वो पूरा का पूरा मतलब कंज़र्व हो जाता है।
तो इस वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ देखिए वाटर को कंज़र्व करने के लिए 2 टेक्नीक और हैं कि आप जो है इरिगेशन जब करते हैं तो आप स्प्रिंकल टेक्नीक का यूज़ कीजिए या ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कीजिए। अब ये दोनों क्या होती हैं? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रिप इरिगेशन है। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन, इसके अंदर देखिए जहाँ पर प्लांट है सिर्फ़ उसी की जड़ में जो है ये क्या होगा, ये वाटर जो है सिर्फ़ उसी की जड़ में जाएगा। देखिए यहाँ से वाटर आ रहा है, इस तरीके से ये पाइप जो है यहाँ पर बिछाए हुए हैं और यहाँ पर एक छेद जो है उसके द्वारा मतलब इसको छोड़ दिया गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पाइप जो है वो बिछाए गए हैं और इसके अंदर जो है इस तरीके से ये एक-एक ड्रॉप करके ड्रिप ड्रिप से आप समझ रहे हैं ना, बूँद-बूँद करके एक-एक ड्रिप करके इस पौधे के अंदर जो है ये पानी गिर रहा है और ये सिर्फ़ इस पौधे के लिए ही यूज़ किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर इतना सारा वाटर हम पूरी लैंड पर जो है पूरी लैंड के ऊपर जो हम पूरा का पूरा वाटर क्या करते हैं बिछा देते हैं, मतलब डाल देते हैं पूरे खेत को, जो हम पूरा पूरी लैंड को, पूरे खेत को हम क्या करते हैं वाटर से भर देते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। और यहाँ पर देखिए एक-एक बूँद का यूज़ किया जा रहा है कि किस तरीके से हम जो है एक-एक ड्रिप जो ड्रिप होती है वाटर की उसको हम सिर्फ़ प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ करें और बाकी जो हमारा वाटर जो बचा है उसको हम आने वाले फ्यूचर के लिए जो है सेव कर सकें। तो देखिए ये एक तरीके से ड्रिप इरिगेशन है, तो इसमें इसके अंदर भी जो है ज़्यादा वाटर नहीं लगता है, तो इस तरीके से ये जो है चारों तरफ घूम के जो इसके आस-पास की जो वेजिटेशन है उनके ऊपर क्या करता है, स्प्रिंकलिंग कर देता है। तो अब देखिए इसको इसमें भी पूरा का पूरा खेत को भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा का पूरा इस लैंड को जो है पानी से भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ये स्प्रिंकलर होगा, वो चारों तरफ क्या करेगा, इस पानी को जो है इस पानी का छिड़काव कर देगा और जिस प्लांट को इसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए ये वाटर को कंज़र्व करने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स हैं, जहाँ पर वाटर की कमी होती है वहाँ पर इसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए इसके बारे में हम अपने पिछले लेसन्स में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम जो है थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा हम इसके लिए आप जो है मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स जो है वो आप ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आइडिया और आपको दे देती हूँ ब्रीफ में। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, वो भी हमारे जो है एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एक एनवायरनमेंट के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इनका इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ना, सिर्फ़ वहीं पर रहती हैं जहाँ पर नैरो ज़ोन ऑफ कॉन्टैक्ट हो। कहाँ किसका? लिथोस्फीयर मतलब लैंड हो, लैंड पर रहेंगे हमारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। इसके साथ-साथ हाइड्रोस्फीयर, पीने के लिए उनको पानी हो, ग्रोथ करने के लिए पानी हो, ठीक है? इसके साथ-साथ एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ पर क्या हो, एयर हो। तो ये तीनों चीज़ों का जहाँ पर मिश्रण होगा तो वहीं पर जो है लाइफ एग्ज़िस्ट कर पाएगी और इन तीनों के कॉन्टैक्ट को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर बोला जाता है, जहाँ पर तीनों कॉन्टैक्ट करते हैं। ये काफ़ी बार जो है हमने पिछले लेसन्स में डिस्कस किया है। अब देखिए जो बायोस्फीयर के अंदर जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से मतलब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखिए अब जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या करते हैं, वो हमारे जैसे हिरन की बात करें अगर हम, हिरन जो है वो क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन लेगा, वो ग्रास वगैरह खाता है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो हमारे लोयन वगैरह हैं, वो जो है दूसरे जीवों को खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अपने आप में जो है अकेले जो है वो जीवित नहीं रह सकते, वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जब वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो इस तरीके का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। यानी जहाँ पर जो सारे के सारे जीव जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। तो देखिए प्लांट्स प्लांट से हमें क्या मिलता है, देखिए प्लांट्स हमें क्या देते हैं, टिम्बर, लकड़ी मिलती है। इसके साथ साथ एनिमल्स को क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए ना, हम भी तो डिपेंड्स हैं प्लांट्स के ऊपर। हमें क्या चाहिए प्लांट से, हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्लांट से मिलती हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल्स से भी काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं। तो एक तरीके का क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। तो देखिए देखिए अब वे क्या प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, इसके साथ साथ क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ साथ वो जो है जो सोयल होती है उसके अंदर काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करती है, जो हमारे काम आती है, ठीक है? एक्ट्स एज ए शेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर के रूप में काम करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स, लेटेक्स और टर्पाइन ऑयल्स, इसके साथ गम, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट जहाँ से आपको जो है काफ़ी सारी औषधीज जो मिलते हैं, इसके साथ पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट्स के साथ। तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है।
अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए वाइल्ड लाइफ जो है उसके अंदर हमारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी के अंदर रहने वाले, एक्वेटिक एक्वा पानी के अंदर रहने वाले, वो सारे के सारे एनिमल। अब देखिए उनके ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं। कई से कुछ एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, कुछ से हमें मीट मिलता है, कुछ से हमें हाइड्स मतलब खाल मिलती है, वूल मिलती है, ऊन, जिससे हम सर्दियों में अपने वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे तितलियां होगी, बीज होगी, ये क्या करती हैं, ये हमें हनी प्रोवाइड करवाती हैं। और देखिए ये पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स में भी सहायता करती है, मतलब फूलों के परागण में। यानी अगर जो है ये हमारे इंसेक्ट्स ना हो तो हमारे फूल खिलना बंद हो जाएंगे, हमारे फूल जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे जो है पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट रोल एज डिकम्पोजर, डिकम्पोजर के रूप में भी काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब हमारे जो है एनवायरनमेंट को साफ रखने में काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प होती है। अब देखिए जो बर्ड्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और वो भी एक डिकम्पोजर का काम करते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं, जो गंदगी फैली है उसको साफ करने का काम करते हैं। अब देखिए जो वल्चर होता है, जो गिद्ध होता है, वो क्या करता है, जो मरे हुए जो गले सड़े जो जीव होते हैं उनको खाता है। और जब उनको खाएगा तो मतलब हमारे एनवायरनमेंट को साफ रख रहा है वो। बीटल क्लिंजर मतलब एक सफाई के रूप में काम करता है, सफाई करने वाला जो होता है उसकी तरह काम करता है। अब देखिए कुछ एनिमल जो है वो मतलब बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। वो इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम है। तो ये बिग और स्मॉल जो है वो भी क्या करते हैं, बिग और स्मॉल ऑल एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट। सारे के सारे एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उनका कुछ ना कुछ जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, योगदान होता है। तो देखिए वो छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जीव जो आपने देखा होगा, मरे सड़े गले हुए जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको उनसे उनसे कई बार हम क्या करते हैं, भय खा जाते हैं या डर जाते हैं कि ये क्या है। तो वो जो है वो भी क्या करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। वो उन चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, उन चीज़ों को खत्म कर देते हैं, ह्यूमस के रूप में चेंज करते हैं। तो ह्यूमस जो है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, हमारी सोइल की फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप्स के ऊपर, जो घरों की छत है उसके ऊपर। उसके बाद फिर इसको जो है स्टोर कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, किसी जो है टैंक के अंदर इसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि अगर एक जो है विंड स्पिल ऑफ द रेन, मतलब एक बार में अगर 2 घंटे तक की भी बारिश हो जाती है ना, तो कम से कम आप जो है 8000 लीटर जो है वाटर को सेव कर सकते हैं। अगर 2 घंटे लगातार बारिश हो जाती है तो आप करीब जो है 8000 लीटर जो है वाटर को सेव कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, जैसे कि वल्चर के बारे में भी हमने बात की थी। जो वल्चर है हमारा, जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनको खाता है, जैसे हमारे पशु वगैरह मर जाते हैं तो उनको जो खाकर एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। देखिए ये देखिए अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। क्यों है डेंजर में, क्योंकि जो है इसका किडनी फेल हो रहा है, किडनी फेल की वजह से ये इसकी डेथ हो रही है और बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ये बचे हैं। लेकिन ये किडनी फेल किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो हम हमारे एनिमल्स होते हैं ना, जो हमारे पशु होते हैं, जो भी हमारी गाय भैंसे होती है, उनको क्या करते हैं हम, जब भी उनको कोई भी तकलीफ होती है या कोई भी बीमारी जब उनको होती है तो हम उनको क्या देते हैं, पेन किलर देते हैं। तो ये पेन किलर देखिए, जब हम इनको ये पेन किलर देते हैं, ये देखिए नाम है इसका डेक्लोफेनाक, डेक्लोफेनाक। जो ये पेन किलर जब हम अपने एनिमल्स को देते हैं ना, तो उसके कुछ अंश जो है उस एनिमल्स के अंदर रह जाते हैं, और जब उसकी डेथ होती है ना, और जब ये वल्चर जो है उस एनिमल को खाते हैं, उस मरे हुए एनिमल को खाते हैं, तो ये उनके शरीर में एंटर कर जाते हैं, एंटर कर जाती है। और जब इसके शरीर में जब एंटर कर जाते हैं तो उस वल्चर की जो है किडनी को फेल कर देते हैं, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जो है वल्चर जो है इसी वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को और अपने जो वाइल्ड लाइफ जो जीव हैं जो उनको बचाने के लिए काफ़ी जो है प्रयास करने चाहिए, और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी नेचुरल वेजिटेशन को या जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको कोई भी नुकसान हो, क्योंकि ये हमारे जो एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए अब जो है इसके ऊपर जो है, इस ड्रग के ऊपर जो ये दवाई है, जो डेक्लोफेनाक, इसको जो है क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है लाइव स्टॉक के लिए। अब इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, ताकि जो है हम वल्चर्स को सेव कर सकें। तो ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे वल्चर्स हैं जो एक मृत जीव को खाकर जो एक स्कैवेंजर का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली टेक्निक। तो ये देखिए रूफ के ऊपर जो है ये वाटर जो है, यहाँ पर ये पाइप लगाया हुआ है कि रूफ के ऊपर जब भी वाटर इकट्ठा होगा तो इस पाइप के थ्रू जो है ये कहाँ पर, इस टैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। ये टैंक है, इसके अंदर पूरा का पूरा वाटर जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर इसके द्वारा जो है यहाँ पर ये घर के अंदर सप्लाई किया जाता है, और आप जो अपने घर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है कि आप कैसे वाटर को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कि ये नेचुरल वेजिटेशन है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए इसके बारे में भी मैं पिछले लेसन्स में जो आपको कवर करवा चुकी हूँ कि कहाँ पर जो है किस तरीके के डेजर्ट वाले एरिया में कैसे जो है रेन मतलब कैसे जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कैसी वनस्पति पाई जाती है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पर किस तरीके के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। वो सब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पिछले लेसन्स में कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आप देख लीजिए कि ये मोस्टली जो है डिपेंड करता है कि देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी अर्थ पर हरे सब जगह पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। कहाँ कहीं पर आपको जो है अलग टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, हो सकता है वो दूसरी जगह आपको ना मिले। तो ये मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर कि टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है। देखिए जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और वहीं पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। और जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहीं पर क्या होगा, जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज़्यादा होंगे ना वहीं पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए ये सब कुछ कहाँ पर होता है, जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, ये 0 डिग्री वाला, यहीं पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारे ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं, ये देखिए ट्रॉपिकल एरिया, ये जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं ना, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन भी हमारी ग्रो करती है। तो अब देखिए कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं किसमें, फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड के अंदर, स्कब्स जो हमारी सब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, टुंड्रा, इन सब के अंदर हम इनको मतलब डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो कई एरिया में क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं। अब देखिए जो मतलब जहाँ पर मॉइस्चर कम होता चला जाता है ना, जहाँ पर मॉइस्चर का कंटेंट कम होता चला जाता है वहाँ पर जो है हमें वेजिटेशन नहीं मिलेगी। देखिए रेगिस्तान वाले एरिया में देखिए जहाँ पर डेजर्ट होते हैं वहाँ पर बिल्कुल कम बारिश होती है, वहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर आपको वेजिटेशन भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर बिल्कुल रेत ही रेत, या फिर वहाँ पर आपको छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। देखिए वहीं पर आपको जो है थॉर्नी बुशेस वगैरह मिलेंगे और उसका जो है झाड़ियाँ आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए प्लांट्स जो है वहाँ पर कैसे प्लांट्स होते हैं, डीप रूटेड, बहुत गहरी जो है उनकी रूट होएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं पानी की तलाश में जो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी रूट जो है, उनकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में जो है मतलब पानी की खोज में रहते हैं। तो देखिए इनका जो है इनके अंदर जो लीव्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी होती हैं या नए के बराबर होती हैं। लीव्स की जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थोरनी, ताकि इनके द्वारा क्या हो, वाटर का कम से कम यूज़ हो। मतलब ये जो है इनके द्वारा जो वाटर है ना वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर ना जा सके, जो इनके अंदर वाटर है वो इनके अंदर ही स्टोर रहे। और क्योंकि लीव्स होती है ना वो ट्रांसपीरेशन की सहायता से क्या कर देती हैं, वाटर को बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में छोड़ देती है। लेकिन जब इनकी लीव्स नहीं होंगी तो वो वाटर को क्या करेंगी, वो वाटर को छोड़ ही नहीं पाएंगी बाहर, तो वाटर जो है उनके अंदर कंजर्व रहेगा। इसलिए यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली थोरनी होते हैं, मतलब यहाँ पर कांटेदार ट्री होते हैं। मोस्टली वैक्सी, वैक्सी मतलब एक तरीके का मोटा जो है मोम की तरह बिल्कुल इनका जो है तना होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन नहीं कर पाते, इसकी वजह से ट्रांसपीरेशन द्वारा जो लॉस होता है मॉइस्चर का वो रुक जाता है। एक टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन होती है, टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन मोस्टली जो हमारे ये एरिया होते हैं ना, बर्फ़ वाले जो एरिया होते हैं कोल्ड वाले, वहाँ पर मिलती है टुंड्रा टाइप की जो वेजिटेशन होती है। और टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन में होता है क्या है, मोस्टली यहाँ पर मोसिस और लाइक मतलब काई वगैरह होती है, जो वो होती है यहाँ पर। ओके, तो हम बात करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं मोस्टली 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है। एक होता है एवरग्रीन और डेसिडियस। नाम से पता लग रहा है एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन, मतलब किसी एक पार्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां नहीं गिराते। सिर्फ ये होगा कि जैसे 100 ट्रीज हैं, 100 में से अगर 10 अभी एक टाइम पर 10 पेड़ों ने जो है ट्रीज ने अपनी पत्तियां गिराई हैं, तो बाकी 90 जो बचे हुए पेड़ हैं उनके पास अपनी, सभी के पास क्या है, अपनी लीव्स हैं। उसके बाद जो है जब 10 जो ट्रीज है उनकी लीव्स वापस आ जाएंगी, तो दूसरे 10 जो है अपनी क्या कर देंगे, लीव्स गिरा देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे 100 ट्रीज ने एक साथ अपनी लीव्स गिराई हैं। तो इस तरीके से वो क्या दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, तो इसलिए उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये जो है तभी उगते जो उसी एरिया में उगते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है।
अब बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ये जो है पूरी की पूरी पत्तियां अपनी एक ही सीजन के अंदर, जहाँ जिस टाइम पर बारिश नहीं होती उस टाइम पर ये अपनी सारी की सारी पत्तियां जो है गिरा देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब 100 अगर ट्रीज हैं एक जगह पर, तो वो सारे के सारे अपनी पत्तियां गिरा देंगे, इनको हम डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। उसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको भी जो इनको आगे जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। देखिए ट्रॉपिकल रीजन ये है जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है उसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। इससे ऊपर वाला जो एरिया है ये टेम्परेट कहलाता है। ये देखिए ये टेम्परेट एरिया है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं, और जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं उनको जो हम क्या बोलते हैं, देखिए ये दोनों एरिया क्या है, ये एरिया और ये एरिया, तो ये दोनों एरिया क्या है, टेम्परेट। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट उगेंगे वो टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाएंगे, और जो इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर उगेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लाइक यानी कि काई वगैरह आप दे सकते हैं। ये देखिए रेड कलर में, ग्रीन कलर में ये आपको दिखाई दे रही है। मोएसिस, काई और लाइकेन जो है ये टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन है। ये इस तरीके की जो वेजिटेशन है पोलर रीजन के अंदर मिलती है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन की, हमें नेचुरल वेजिटेशन का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली चीज़ तो हम देख चुके हैं कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है यानी प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ जो हमारे किस किस काम आते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें उनसे मिलती है, तो उनकी इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं। तो इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि हमें उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए इनके कंजर्वेशन के लिए हमें जो जो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब इनको इनका मतलब जो डिग्रेडेशन है ये क्यों मतलब विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो पशु पक्षी हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। सॉयल इरोजन, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट काट करके बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर हो रही है उसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म होती जा रही है। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी जो है विलुप्त होती जा रही है। तो देखिए कुछ एक नेचुरल फैक्टर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं, जैसे हमने लैंडस्लाइड और सुनामी की बात की। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी हम क्या करते हैं, उनको पोचिंग करते हैं, उनकी पोचिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं। इसके साथ साथ उनका इलीगल ट्रेड करते हैं, उनको मार देते हैं। उनकी हाइट्स जो खाल वगैरह होती है, स्किन, नेल्स, टिथ, हॉर्न, ये सभी यूज़ करते हैं हम। उनको इनके द्वारा कई कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपने देखा होगा एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, लेदर्स के बैग वगैरह बनाते हैं। इसके साथ साथ शूज़ बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो बेल्ट्स वगैरह, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो भी एनिमल्स को मार के उनकी जो स्किन है उसका यूज़ करके बनाते हैं। तो ये इसके लिए भी हम जो है एनिमल्स का मतलब एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी लगातार पोचिंग कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है ख़त्म ही हो जाएंगे। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने किया क्या है, देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ये सारे के सारे किस लिए बनाए गए हैं, देखिए ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। मतलब जहाँ पर क्या होता है कि मान लिया कि किसी क्षेत्र के अंदर आपको मतलब लगातार जो है वहाँ पर जो वन्य जीव है उनका शिकार हो रहा है, वहाँ पर जो उनकी पोचिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और जो वहाँ पर पोचिंग करते हैं उनको जो है पनिशमेंट देती है, उनको पनिश कर देती है कि अगर इस एरिया के अंदर किसी ने भी किसी एनिमल को मारने की कोशिश की तो उसको जो है लॉ के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। जब उसको पनिश किया जाएगा तो क्या होगा कि लोग जो है उसको उसकी पोचिंग करना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो है इसी वजह से, इसी पर्पज़ के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, इनको जो हमारी वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है इनकी कंजर्वेशन के लिए। तो देखिए इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जैसे वन महोत्सव अपनाया जाता है, सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है। देखिए वन महोत्सव के अंदर क्या किया जाता है कि जैसे ही हमारा जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है कि जो जून से लेकर सितंबर तक चलता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही रेन होती है तो उसको जो है प्लांट को वाटर मिल जाता है और वो अपने आप ग्रो कर जाता है। लेकिन बाकी सीजन के अंदर जो आप हर एक प्लांट को ज़्यादा
जाकर जो है वहाँ पर जा जाकर उसको वाटरिंग नहीं कर सकते, उसको पानी नहीं दे सकते। तो इसलिए जो है वन महोत्सव किस टाइम पर मनाया जाता है, ये मोस्टली जो हमारा रेनी सीजन होता है उस टाइम पर मनाया जाता है। आप प्लांटेशन कीजिए, जैसे ही रेनफॉल होगा उसको जो है रेन के थ्रू वाटर मिल जाएगा और इस तरीके से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे चिल्ड्रन है उनको भी एनकरेज किया जाता है, उनको भी जो है फॉरेस्ट के जो है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनके अंदर जो है काफ़ी सारे बर्ड्स और एनिमल्स की जो किलिंग है, उनको मारना जो है वो एक कानूनी अपराध मान दिया गया है कि अगर आप जो है किसी तरीके की पोचिंग करते हैं तो ये जो है एक अपराध माना जाएगा। तो देखिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो साइट्स है जिसका नाम, वो क्या करती है, इलीगल ट्रेड को रोकती है। इलीगल ट्रेड मतलब अगर आप जो है किसी किसी एनिमल को मार कर किसी दूसरे कंट्री में जो है उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको, या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है कि आप उनका कंजर्वेशन कीजिए, ना कि उनका इलीगल ट्रेड कीजिए कि आप दूसरी कंट्री में आप बेच रहे हैं जहाँ पर उसकी डिमांड है, वहाँ पर अपने जो है देश से या अपनी कंट्री से आप एनिमल्स को मारकर, बर्ड्स को मारकर उसको दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कंट्रीज़ का, जिसको नाम दिया गया साइट्स। इसके अंतर्गत जो है सबको मतलब इस व्यापार को रोका गया है, मतलब प्रोहिबिट किया गया है कि कोई इस तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स का इलीगल जो है ट्रेड नहीं करेगा। तो ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने प्लांट्स और एनिमल्स के प्रति अपनी जो है एक ड्यूटी निभाए, उनको जो है कंजर्व करे। तो अब साइट्स होता है क्या है, देखिए ये साइट्स जो है मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, काफ़ी सारी जो सरकार हैं, गवर्नमेंट है कंट्रीज़ की, उनके बीच में ये क्या करता है कि इलीगल ट्रेड को रोकता है। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है और प्लांट्स हैं उनके बीच, उनके लिए जो उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट है, अगर आप उनको इलीगल ट्रेड करोगे तो उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट होगा, वो एक टाइम पर वो फिनिश हो जाएंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है साइट्स नाम का एक जो है एक जो बॉडी बनाई है, और वो जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सहायता से बनाई है ताकि वो इसके संदर्भ में काम कर सके और जो है इलीगल ट्रेड को रोक सके। तो देखिए यहाँ पर हमारे चैप्टर का जो है एंड होता है। तो इफ़ you like the video then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. God bless you and take care of yourself.